नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अब अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आर के पाल स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। जैसे कि हम लोगों ने एक सीरीज चलाया हुआ था ग्रुप डी के लिए, स्पेशली सीरीज चल रहा था ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए, जिसमें हम लोग बायो पहले स्टार्ट किए थे और बायो में लगभग हम लोग ब्लड तक, ह्यूमन ब्लड तक चैप्टर को हम लोग क्लियर कर पाए हैं। जैसे चैप्टर चल रहा था आपको कि ह्यूमन ब्लड पर से एक चैप्टर पढ़ रहे थे, एक वीडियो में आपका पूरा वो कंसेप्ट प्लस दूसरे वीडियो में उसका एमसीक्यू लेके हम लोग आ रहे थे। ये सेशन जो है स्पेशली, जैसे हम लोग सीरीज जो स्टार्ट किए थे उसमें स्पेशली ग्रुप डी के लिए था, लेकिन ये मैं एमसीक्यू जो करा रहा हूँ अब इसके लिए अलग से मैं कोई वीडियो नहीं कराऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा हो जाएगा। ये नहीं कि हाँ उसमें भी देखिए उसका प्रैक्टिस सेट है इसका नाम बस नहीं, मैं सीरीज वाइज आपको क्लासेस दे रहा हूँ। पहले बायो का ही क्लासेस दे रहा हूँ जिसमें आपको चैप्टर वाइज मिल रहा है, चैप्टर वाइज थ्योरी मिल जा रहा है। उसके बाद से जस्ट मैं उसके बाद तुरंत आपके लिए एमसीक्यू उसी चैप्टर से रिलेटेड लेके चला रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक भी समझ में आए, टॉपिक भी क्लियर हो, प्लस एमसीक्यू जो पीवाईक्यू आया है वो भी क्लियर होते चले। और अभी एलपी का डेट जो है जो 13 फरवरी से होने वाला है। आज हो सकता है कि आज वो सिटी इंटीमेशन आ जाए 13 को, जो एलपी का 13 को, 16, 17 और 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेशन जो मैं लेकर आया हूँ वो सभी एग्ज़ाम में, रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम है उसमें सभी एग्ज़ाम में ये मदद करेगा आपको। रेलवे एग्ज़ाम 26 में कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहा है उसमें मदद करेगा। इस टॉपिक में हम लोग हार्ट एवं ब्लड से जितने भी रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो रेलवे में, जो 18 से लगभग 24 तक जो प्रश्न है, 25 का मैं इसमें नहीं लिया हूँ, उसको मैं सेपरेट वीडियो में एक बना दूँगा। तो वो जितने आए हुए हैं क्योंकि उसको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, कलेक्ट करके उसका एक सेपरेट वीडियो सबका चैप्टर वाइज में वीडियो मैं बनाऊँगा। वो ग्रुप डी के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और 25 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको दूँगी। इसमें 18 से लेकर 24 तक जितने प्रश्न आए हैं सभी को मैं लेके आया हूँ। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आइए बिना देरी करते हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो रक्त से ही देखने को मिलेगा और ब्लड एंड ब्लड ग्रुप हम लोग इसमें पूरा कवर कर लेंगे और इसमें मैं थ्योरी भी आपको बताते चलूँगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि रक्त का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये ग्रुप डी में आया हुआ है, शिफ्ट 2 में 2022 में जो आया था। तो इन्होंने पूछा है कि रक्त के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। जैसे हम लोग कोशिका का अध्ययन जो करते हैं उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, साइटोलॉजी में करते हैं। तो उसी तरह से इन्होंने पूछा हुआ है इम्यूनोलॉजी में जितने भी ऑर्गेन होते हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है, तो इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। अब इसमें पूछा है कि किसको बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेमेटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का, हेमेटोलॉजी में हम लोग ब्लड का अध्ययन करते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा हेमेटोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। ये देखिए कब कब आया, आरपीएफ एसीआई में आया था, फिर एनटीपीसी में आया था, तो इतने जगह पे ये एग्जाम आया हुआ है। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। जैसे आपको पता है कि पीएच स्केल सोरेनसन दिए थे, पीएच स्केल दिए कौन थे, सोरेनसन दिए थे। 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने दिया था पीएच स्केल। और इसमें इन्होंने बताया था कि वो बीच में आपको 0 रहता है, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर, लगभग वो आपको 1 से लेकर कहाँ तक जाता है, स्केल जो होता है 1 से लेकर 14 तक, बीच में 7 रहता है और 1 से लेकर 14 तक होता है। वो होता कहाँ से है, तो 1 से लेकर 14 तक होता है। 7 जो होता है, 7 का मान उदासीन होता है, 7 का मान उदासीन होता है।
ठीक है। और 7 से अधिक जो चले जाते हैं वो हो जाते हैं क्षारीय, और 7 से जितने भी कम रहते हैं 1 से लेकर 6 तक वो हो जाते हैं अम्लीय। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा रक्त जो होता है वो कैसा होता है। तो रक्त हमारा जो होता है एक तरह का क्षारीय तरल पदार्थ होता है, नमकीन आपको देखने को मिलता है। तो इन्होंने पूछा है कि इसका पीएच कितना होता है, तो पीएच इसका जो 6.4 से लेकर 7.4 के रेंज में आपको होता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 7.4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर रक्त होता है। ये भी अरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। तो सिंपल बात है, वही 5 से लेकर 6 लीटर तक। तो हम लोग जब भी, मैंने एक वीडियो भी बताया था, 5 से लेकर 6 लीटर तक तो मैक्सिमम जो होता है उसी को आंसर में लिया जाता है। तो 5 से लेकर 6 लीटर तक लगभग वही 6.4 लीटर के करीब में होता है एक औसत मनुष्य में रक्त, 5 से 6 लीटर के करीब में। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 6 लीटर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हमारा जो होगा, राइट आंसर वो 6 हो जाएगा, 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 इन्होंने पूछा हुआ है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है। उत्तक के बारे में जानते होंगे आप, टिश्यू, अंग्रेजी टिश्यू होता है। और ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है, क्या है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। ठीक है। टिश्यू का अगर काइंड से देखेंगे, टिश्यू का अगर काइंड देखें तो टिश्यू का काइंड कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। ठीक है। प्लांट टिश्यू के भी कई प्रकार होते हैं, एनिमल टिश्यू के भी कई प्रकार होते हैं। तो उसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि रक्त जो है किस तरह का टिश्यू है। एपिथेलियल उत्तक, ये तो पौधे का उत्तक है। एपिथेलियल उत्तक तो ये होता नहीं है। उसके बाद से बोथ दिया, उसके बाद से उपरोक्त से भी दिया, और इसके बाद से दिया है कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त जो होता है किस तरह का उत्तक होता है। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो जोड़ता है, इधर से भी जुड़ा रहता है, और पूरे बॉडी में रक्त एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहता है, बदलते रहता है। तो राइट आंसर तो हमारा संयोजी उत्तक में चला जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो संयोजी उत्तक होता है। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अब वहाँ तक आ गए। अब किसका क्या कार्य है। जैसे आपको रक्त के बारे में पता है कि रक्त हो गया, रक्त को बांटेंगे तो वो कई तरीके से बढ़ जाता है, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, इसके अलावा प्लेटलेट्स में बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा रक्त बनता है तो उसमें प्लाज्मा रहता है जो 55% रहता है। तो मैंने तो ये पढ़ा चुका है, मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। तो आइए अब क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं, फिर भी मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि थ्योरी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। तो इसमें अब क्वेश्चन आया है कि किसका काम क्या है, प्लाज्मा का काम क्या है। तो आपको पता है कि उसके बाद से प्लेटलेट्स का काम क्या है, इसके बाद से डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, और उसके बाद से आरबीसी का काम क्या है। तो आप एक समझ लेंगे तो सब सारे चीज़ों को आप कर सकते हैं। जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा को हम लोग थ्रोम्बिन भी कहते हैं। तो जैसे प्लाज्मा में देखिए, प्लाज्मा रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। यानी आपको रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। यानी रक्त को थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए था, विटामिन के की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, आप समझ गए। इसके बाद से फिर कह रहा है डब्ल्यूबीसी क्या करता है, प्लेटलेट्स क्या करता है, और डब्ल्यूबीसी क्या करता है, आरबीसी क्या करता है। तो आपको पता है कि प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो संक्रमण से लड़ता है और उसको रोकता है। और आरबीसी का काम क्या है, शरीर। 1 का 4 आप देख लीजिए कि 1 का 4 कहाँ पे है। तो 1 का 4 आपको किसी में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मैचिंग जो है हमारा वो गलत है। इसका जो हो जाएगा, प्लेटलेट्स का वर्क जो हो जाएगा उसमें हो जाएगा। तो एस का 4 तो हो गया। इसके बाद से आरबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का आप देख लीजिए, आर का 3। तो आर का 3 आपको इसमें देखने को मिलेगा।
तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आर का 3 है, 2 मिला लिए तो हो ही जाएगा। क्यू जो होगा, क्यू का 2 होगा, और सॉरी क्यू का 2 होगा, और WBC 3 का 3 होगा, आर का 3 होगा। ठीक है, आर का 3 होगा, तो राइट आंसर यही है, सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि रक्त का कौन सा घटक CO2 और नाइट्रोजन युक्त ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो आपको पता है कि RBC जो है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो RBC जो है ऑक्सीजन को ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कौन निकालता है, तो उसका काम कौन किसका है, वो प्लाज्मा का काम है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्लाज्मा हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा हुआ है, क्वेश्चन है कि प्लाज्मा के निम्नलिखित घटकों की उनकी अनुमति प्रतिशत संरचना से मिलाइए। पानी कितना होता है, उसके बाद से फिर प्रोटीन कितना होता है, और अन्य पोषक तत्व कितना होता है। तो जैसे आपको पता है कि रक्त में प्लाज्मा में वाटर जो होता है वो लगभग 96% 90 से 96% के करीब में होता है। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। इसके अलावा फिर आप देखिएगा PQR वाला ही है, और इसी तरह से हम इसको देखेंगे, प्रतिशत से मिलान करना है। और इसके बाद से फिर पूछ रहा है कि प्रोटीन कितना होता है, पानी कितना होता है। तो देखिए पानी P का तो 3 हो जाएगा, आप इसमें अटैच कर दीजिए, 91 हो गया। इसके बाद से 7% क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद से अन्य भाग जितने होते हैं वो 2% 1% के करीब में पाए जाते हैं। तो P का 3, और उसके बाद से फिर आप देख लीजिए Q का 1 हो जाएगा, और Q का 3 हो जाएगा, P3 हाँ सही है। P का क्या हो जाएगा, P का 3, और Q का 1, और R का 2। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए मैचिंग के लिए ही है, ताकि इसमें आपको मैं हर चीज़ को समझा पाऊँ, उस चीज़ के लिए मैं ऐसे लेके आया हूँ क्वेश्चन। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी का एग्ज़ाम जो है, अभी के एग्ज़ाम में वो अंदर से साइंस दे रही है, लेकिन वो अंदर से दे रहे हैं, पूरे डीपली आपको जानना ज़रूरी है। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्लाज्मा प्रोटीन को संबंधित कार्यों से मिलाइए। किसका क्या काम है, फाइब्रोजिन, ग्लोबिन और एल्बुमिन का। तो एल्बुमिन फाइब्रोजिन का काम है क्या, रक्त को थक्का बनाने में। Q नंबर हो जाएगा रक्त को थक्का बनाने में। Q का 3 देख लीजिए, Q का 3 आपको देखने को लास्ट ऑप्शन में मिल रहा है, तो राइट आंसर तो यही होना चाहिए। और इसके बाद से ग्लोबिन जो है क्या करता है, प्रतिरक्षी भूमिका, और ये एल्बुमिन जो है वो रासायनिक आपको बनाया जाता है, और ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में भूमिका निभाता है। तो R का 1 आपको इसमें देखने को मिल रहा है, और P का 2, Q का 3 जो Q का जो है, हाँ P का 2, Q का 3 और R का 1 इसी में देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें इन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समान है लेकिन रंगहीन और इससे कम प्रोटीन होता है। प्लाज्मा के समान है लेकिन रंगहीन है और इसमें कम प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन एक ही चीज़ में होता है, वो है लिम्फ। ये पाया जाता है स्प्लीन के पास में, और प्लाज्मा की तरह ही होता है, लिक्विड रूप में होता है और लसिका ही होता है। तो राइट आंसर हमारा लसिका हो जाएगा। WBC का तो होगा नहीं, RBC का भी नहीं होगा। प्लेटलेट्स आपको पता है कि 350 मिलियन से लेके 450 मिलियन के करीब में पाया जाता है, जनरल जो होता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिम्फ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, आप ये यहाँ पे थोड़ा सा सबका क्या करेंगे, ये सबका जीवन काल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए उसको हम थोड़ा सा ब्लड सेल के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, और किसको क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है, ये भी हम लोग देख लेंगे। फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आसानी से आएगा। जैसे देखिए RBCS रेड ब्लड सेल जो होता है उसको
एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। इसका लाइफ स्पेन जो होता है 100 से 120 दिन, और काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, आप देख लीजिए यहाँ से। और लॉन्ग्स टू बॉडी इशू एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ये बैक करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, लेके जाता है। आरबीसी का काम ये है। न्यूट्रोफिल्स जो है, तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है आरबीसी में ही पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स वो 6 से कुछ दिन जीता है, और इसका काम क्या है, डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया एंड जितने भी फंगस होते हैं उसको करना। इसके अलावा आप डब्ल्यूबीसी में, अच्छा डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार है ये। डब्ल्यूबीसी का 3-4 प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है, आप देख सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट लगभग सेवरल कुछ मंथ रहता है। और वही बीटा सेल और टी लिम्फोसेल जो होता है, लिम्फोसाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लगभग वीक से ईयर तक रहता है। इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करता है, यानी डब्ल्यूबीसी जो है ना, वो क्या करता है, एंटीबॉडी को वो प्रोटेक्ट करेगा, उसका वर्क है। कुछ दिन तक, कुछ वीक से कुछ साल तक जी सकता है। न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो 6 आवर से कुछ दिन तक जी सकता है, और डिस्ट्रॉयड करता है बैक्टीरिया एंड फंजी को। इसके बाद से ये मोनोसाइट जो होता है वो काम क्या करता है, डिफरेंट इनटू माइक्रोफेज और फॉर फेगोलाइसिस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद से प्लेटलेट्स है, तो प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स 7 से 10 दिन तक इसका लाइफ स्टाइल होता है। और ब्लड क्लॉटिंग एंड वुड रिपेयर, ब्लड क्लॉटिंग यानी उसको रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। प्लाज्मा रक्त को थक्का बनाएगा, क्लॉटिंग करेगा, उसके अलावा फिर उसको रिपेयर करेगा, बॉडी में उसको रिपेयर करेगा। तो ये वर्क है। आप जान गए हैं कि किसका क्या वर्क है। आरबीसी का वर्क क्या है, आरबीसी का वर्क है ऑक्सीजन को कैरी करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड बैक करना है किसको, हार्ट से, वही लॉन्ग से किस में, लॉन्ग से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बैक करना, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसके बाद से डब्ल्यूबीसी का वर्क है बैक्टीरिया से संरक्षित करना। इसके अलावा प्लेटलेट्स का काम है थ्रोम्बोसाइट्स यानी रक्त को, ब्लड को क्लॉटिंग करना। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे शायद मैं क्वेश्चन में एक गलत टिक कर दिया था, फिर से आइए हम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो राइट आंसर जो होना चाहिए ऑक्सीजन को लेना प्लाज्मा ही है। सॉरी, प्लाज्मा तो नहीं होगा, मैंने बताया था क्या, आरबीसी होगा राइट आंसर इसका। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो हम लोग किए थे, हाँ इसमें देख लीजिए। तो इसमें प्लेटलेट्स जो होगा, प्लेटलेट्स S4 प्लेटलेट्स ही थक्का बनाएगा, ये आपको पता है। अभी आरबीसी का काम देखे हम लोग, वो आरबीसी काम करेगा ऑक्सीजन को ही पहुंचाएगा, ठीक तो है। डब्ल्यूबीसी इश्यू करेगा 1 2 3 4 राइट आंसर हमारा 1 होगा। सेम का सेम दिया हुआ है, तो हम लोग ने गलत कर दिया, उसके लिए सॉरी, उसको आप सुधार कर दीजिएगा। आइए यहाँ तक देख लिए थे, ये देख लिए, वर्क देख लिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब 10 में आप कहिए, टेम में देखिए, टेम क्या कह रहा है कि लसिका पचाए गए आंतों से अवशोषित करता है, क्या बनाता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम। तो लसिका जो है वो एक तरह से एंजाइम होता है, एंजाइम का परिवहन करता है। लसिका क्या करता है, एंजाइम का परिवहन करता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हुई हैं और नॉर्मल काउंट बता रहा है कि कौन कितना होता है, कितना मिलियन होता है। जैसे रेड ब्लड सेल, ब्लड कंपोनेंट में रेड ब्लड सेल कितना पाया जाता है, प्लेटलेट्स कितना पाया जाता है। तो मैंने बताया प्लेटलेट्स आपको 1.5 मिलियन से लेकर लगभग 4-4.5 मिलियन के करीब में होंगे। तो आर का तो इसमें हो जाएगा मैचिंग, ठीक है, प्लेटलेट्स। और रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो कितने पाए जाते हैं, तो वो 4.5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक होते हैं। तो इसका तो आंसर पी का 2 में हो जाएगा, और वाइट ब्लड सेल का 3 में चला जाएगा, 2 का 3। तो इससे आप मैच कर लीजिए, पी का किस में गया, तो पी का 2 में गया है। तो राइट आंसर अगर देखा जाए, तो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किसको क्या बोलते हैं,
इस पे अब क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। जैसे रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं। तो आपको पता है कि रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स को सबसे पहले जानिए कि थ्रोम्बिन बोलते हैं, थ्रोम्बिन बोलते हैं वो, यानी इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे। आर का हो जाएगा आपका 3। इसके अलावा रेड ब्लड सेल को, WBC को तो हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं और RBC को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो P का 3, R का 1 और Q का 2। P का 3, Q का 2 और R का 1। तो राइट आंसर हमारा जो होगा पहला। क्या बात है, इसमें जितने क्वेश्चन हैं सब के सब पहले ही आ रहा है, तो राइट आंसर पहला हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 13 देखने को आपको मिलेगा। साइज किसका कितना कैसे होता है उस पर क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है। लगभग 25 के करीब में क्वेश्चन है। अभी तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, 1 मिनट, अभी हम लोग 13 तक पहुँचे हैं। इसलिए क्योंकि मैं समझाते चल रहा हूँ, थ्योरी बताते चल रहा हूँ, इस वजह से, ताकि आपका थ्योरी भी क्लियर हो। तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, उन्होंने पूछा है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है। साइज के अकॉर्डिंग WBC कैसे होता है, सबका आकार कैसे होता है। तो मानव रक्त में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, इस 1 मिनट में इस पे थ्योरी लाया होगा, थ्योरी होगा इसका कि देखिए कौन कैसे कितना बड़ा होता है। थ्योरी पहले आप देख लीजिए, इसके बाद से हम लोग आंसर कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं RBC कितना होता है, 7.2 माइक्रोमीटर के करीब में होता है। इसके बाद से WBC 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है, 12 से 17, और 2 से 4 माइक्रोमीटर तक ये होता है। आपको प्लेटलेट्स देखने को मिलता है, ठीक है। माइक्रोन मीटर का मतलब क्या, माइक्रोन मीटर का मतलब 1 माइक्रोन मीटर में 10⁶ म्यू मीटर होता है, 10⁶। तो अब साइज के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि WBC सबसे बड़ा है, उसके बाद RBC, देन प्लेटलेट्स सबसे छोटा होता है। इसके बाद से फिर आपको WBC, उसके बाद से फिर RBC, 12 से 17 RBC, उसके बाद से WBC सबसे बड़ा होता है इसमें देखा जाएगा। तो राइट आंसर हमारा देखने को क्या आपको मिलेगा, WBC आपको देखने को मिल रहे हैं। प्लेटलेट्स तो क्या हो गए, कम होंगे। तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा WBC, वाइट ब्लड सेल। आइए अगला, आइए आप देख लिए, उसका आकार बताया गया है यहाँ पे कि कौन कितने माइक्रोन मीटर होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, उसी तरह से है कि आकार किसका कैसा होता है। अब आकार पे आ जाइए, WBC RBC चलेगा, उससे मैच करना है। तो इसका भी थ्योरी होना चाहिए, या आप यहाँ पे आकार देख सकते हैं। आइए आकार भी इन्होंने बता दिया है कैसे है। WBC का आकार कैसे दिख रहा है आपको, ये कैसे दिख रहा है, बल्लेआकार दिख रहा है, और ये कैसे दिख रहा है, ये अनियमित आकार दिख रहा है। आकार आप देख सकते हैं, ये बल्लेआकार की तरह दिख रहा है। तो तीनों के आकार के बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हैं, तो बता सकते हैं कि कौन किसका कैसा आकार है। डिस्क जैसा कौन है, और केंद्र के साथ अनियमित और छोटे डिस्क के आकार बिना केंद्रक के बिना कौन दिखाई आपको दे रहा है। आइए देखिए, बिना केंद्रक का इसमें कहीं दिखाई केंद्रक नहीं दे रहा है, और ये क्या हो गया, अंडाकार हो गया, और बिना न्यूक्लियस वाला ये दिख रहा है WBC में। तो राइट आंसर आप मिला दीजिए, इसमें कौन सा होगा, मिला लेंगे। डिस्क के साथ, छोटे डिस्क के साथ केंद्र के बिना कौन दिखाई दे रहा था आपको, और केंद्र के साथ साथ अनियमित। तो प्लेटलेट्स जो था केंद्र के साथ अनियमित आकार का दिखाई दे रहा था। डिस्क की तरह आपको कौन दिखाई दे रहा था, छोटे डिस्क की तरह। तो छोटे डिस्क की तरह तो ये दिखाई दे रहा था WBC, और RBC जो है वैसे ही दिखाई देता। तो P किस में हो जाएगा, P1, उसके बाद से Q3, P1 Q3 R2, P1 Q3 R2। राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। आइए अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य में एरिथ्रोसाइट्स का जीवन लगभग काल कितना पाया जाता है। एरिथ्रोसाइट्स का जीवन काल कितना पाया जाता है। तो मैंने बताया कि WBC जो होता है, WBC लगभग 7 यानी 10 से लेके 20 दिन के करीब में पाया जाता है आपको इसका जीवन काल। इसके बाद से RBC का अगर हम देखें तो RBC का 120 दिन,
लास्ट होता है 120 दिन। एरिथ्रोसाइट्स बोलते किसको पहले ये बताइए, एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं? मैंने बता दिया है एक थ्योरी में, एक बार आप फिर से देख लीजिए। एरिथ्रोसाइट्स किसको बोला जाएगा? देखिए रेड ब्लड सेल को बोला जाता है। और रेड ब्लड सेल कितना दिन जीवित रहता है? तो 120 दिन। वही WBC को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, मोनोसाइट्स भी बोला जाता है। 3 तरह का वो होता है। तो WBC में लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट 3 तरह का होता है WBC। तो उसका 7 से वही 10 से लगभग 20 दिन के करीब में, वीक से 1 वीक से 20 दिन के करीब में होता है जीवन काल। तो इन्होंने पूछा है कि एरिथ्रोसाइट्स, 1 मिनट, हाँ इन्होंने क्या पूछा है, आ जाते हैं फिर पॉइंट पे हम। एरिथ्रोसाइट यानी डायरेक्ट इन्होंने पूछा है RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 90 से 120 दिन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 120 दिन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर के किस भाग में लाल रक्त कोशिकाएं बनती है? शरीर के किस भाग में लाल रक्त कोशिकाएं, शरीर के किस भाग में लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं, यानी RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो मैंने आपको बताया कि उसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो जिसको बोलते हैं, बोन मैरो में पाया जाता है। यकृत में तो होगा नहीं, हृदय में तो होगा नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोन मैरो हो जाएगा। RBC का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। और जब मैं रक्त पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने फिगर समेत दिखाया था कि हाँ अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, बोन मैरो कहाँ पाया जाता है। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा में हो जाएगा। किडनी तो उत्सर्जन वाला भाग हो गया और ये परिसरण वाला भाग हो गया। लीवर जो है ये भी डाइजेशन में मदद करता है। और किडनी जो है, किडनी उत्सर्जन में मदद करता है। हार्ट जो है ब्लड को फिल्ट्रेट करने में मदद करता है, परिसरण में मदद करता है। तो आइए कौन कहाँ पाया जाता है, इसी क्वेश्चन पे आप स्थान भी इसका देख लीजिए, उसका तालिका में लेकर आया हूँ। यदि आपने थ्योरी नहीं पढ़ा तो थ्योरी पढ़ ले, नहीं तो मैं जो नोट्स बना, जो मैं आपको वीडियो या जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें सारी चीज़ें यहाँ से भी आप मोटा मोटी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। रेड ब्लड सेल जो होता है कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में बनता है। लंग्स, बोन चिल्ड्रेन, फ्लैट बोन्स इन एडल्ट, स्कल, रिब्स, पेल्विस, इसमें ये पाया जाता है। और कहाँ डिस्ट्रैक्ट होता है, ख़त्म कहाँ होता है? तो स्प्लीन में, पलिहा में ये क्या हो जाता है, इसको ख़त्म कहा जाता है। इसलिए स्प्लीन को कब्रिस्तान भी बोला जाता है। कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान भी इसको बोला जाता है। तो पलिहा में, स्प्लीन में क्या होता है? स्प्लीन में ये ख़त्म हो जाता है RBC। ठीक है। इसके बाद से WBC कहाँ बनता है? तो ये भी बोन मैरो में बनता है। लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फोसाइट्स में बनता है। और डिस्ट्रॉयड कहाँ होता है? स्प्लीन में, लीवर में, लीवर में डिस्प्लेस होता है इन्फेक्शन जब होता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो होता है ये भी बोन मैरो में बनता है, माइक्रोसाइट्स में बनता है। और ये भी स्प्लीन में, मेजर स्टील में, लीवर में ख़त्म हो जाता है। तो समझ पाए? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? बोन मैरो होना चाहिए, क्योंकि जितने फॉर्मेशन हो रहे हैं कहाँ पे हो रहे हैं वो बोन मैरो में भी आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन का वहन कर सकता है? तो आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन HbO2 ऑक्सीजन का इन्होंने पूछा है। तो O2 और 2 O2 के करीब में रहता है, मिला रहता है। तो 2 दूना कितना होगा आपको? 2 दूना वो 4 अणु पूछा है। परमाणु पूछता तो परमाणु कितना होता है? 2 होता। तो परमाणु और अणु में अंतर है। तो अणु जो होता है हीमोग्लोबिन में वो ऑक्सीजन के 4 अणु पाए जाते हैं। 2HbO2 हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ये मिल जाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं HbO2। तो 2 दूना 4 अणु हो गया इसमें। परमाणु पूछता तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में मिलते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षक होते हैं? किसमें ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा? होमोसिएन में, मेलानिन में, बिलिरुबिन में, उसके बाद से हीमोग्लोबिन में। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
और वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 बन जाता है। और आरबीसी में ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, तो हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव रक्त के लिए अब किस किस से निर्मित होता है, किस किस से बनता है, ये चीज़ है। तो मानव रक्त के लिए इसमें से क्या आवश्यक है, ये भी ग्रुप डी के शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो मानव रक्त में मुख्य रूप से क्या आवश्यकता है, तांबा नहीं, ये ज़रूरत नहीं है। निकल, इसकी ज़रूरत नहीं है। कोबाल्ट, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा तत्व जो मनुष्य में पाया जाता है, मनुष्य के रक्त में पाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए, वो है आयरन, जो विटामिन के की मदद से मिलता है। और पालक, स्पिंच ज़्यादा, और गुड़, मीठा जो होता है गुड़ खाने को, आंवला खाने को बोला जाता है जिसमें रक्त की कमी हो जाती है। और तो आयरन पाया जाता है, और जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, आयरन यानी जिसमें कमी हो जाती है, उसके रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया रोग बोला जाता है। इससे रोग जो होता है एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा की आवश्यकता होती है, बाकी सबकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। रक्त में, इसमें स्पेशली रक्त में पूछा हुआ है। आवश्यकता तो ये चारों होता है कम मात्रा में, लेकिन इन्होंने रक्त के बारे में पूछा है, तो रक्त में लोहा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, अभी भी क्वेश्चन है, लगभग आपको क्वेश्चन देखने को कितना मिल जाएगा, क्वेश्चन बहुत है। क्वेश्चन लगभग आपके 30 के करीब में क्वेश्चन होंगे इसमें। हाँ, 13 के करीब में क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग, हाँ 1 मिनट। हाँ, इसमें से इन्होंने पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा कणिका युक्त है, कण किस में पाया जाता है, मोनोसाइट में, बेसोफिल में, न्यूट्रोफिल्स में। तो आपको पता है कण ज़्यादा पाया जाएगा मोनोसाइट में, तो राइट आंसर मोनोसाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखिएगा कि नीचे दिए गए विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं को दर्शाता है, सही लेबलिंग का सही विकल्प चुनिए। सबसे पहले कौन होगा, उस न्यूट्रोफिल्स होगा, एसोफिल्स होगा, बेसोफिल्स होगा, इसको दिखाना है। तो आइए इसको हम लोग पहले इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको सजाया गया। आप देख लीजिए यहाँ पे पहले, सबसे पहले क्या है, आप यहाँ पे मैंने ला दिया है। अब यहीं से 2 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, फैगोसाइटिक सेल में क्या होगा, 2000 कैपेबल ऑफ हार्मफुल सेल फॉरगिन ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ WBC दे आर ओनली 3 डेट फैगोसाइटिक न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड स्नोफिल्स। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स होगा, फिर मोनोसाइट होगा, फिर स्नोफिल्स होगा। एक ये हो गया। दूसरा में देखिएगा, इस eosinophil सेल्स फ्लाइट आर एलर्जिक एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन जो होता है पैरासिटिक, उसमें ये मदद करता है। और आप आउट ऑफ दिस न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट आर द मोस्ट ऑफ एक्टिविटिक फैगोसाइट सेल। तो इसका न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा, मोनोसाइट्स हो जाएगा, और स्नोफिल्स हो जाएगा। ये देख लिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया गया है फिगर में, आप देख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम पहले क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हाय का भैया क्या मुदीन चा कहाँ आई लाना, काल आई रहूँ, काल आई रहूँ, काल आ के चल गए बात कर, खाली लेटिंग करे खाती आई रहूँ, लेटिंग करे आई रहूँ नहीं बहुत यार, और तो उनकी होई में काम ना हुई। सॉरी, तो आपने सबसे पहले उसमें देखा कि सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स था, फिर मोनोसाइट था, फिर स्नोफिल्स था, 3 तो ये हो गया। उसके बाद से बेसोफिल होगा, फिर लिम्फोसाइट्स होगा। ठीक है, तो ए नंबर में आपको न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा, उसके बाद से आपको मोनोसाइट्स हो जाएगा, सबसे छोटा लिम्फोसाइट्स उसके बाद से लास्ट में होगा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, 22 में लिखा है कि WBC जो सबसे सक्रिय फेगोसाइट्स कोशिकाएं है, तो उसमें सबसे सक्रिय कौन हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाता था वहाँ पे क्या, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। राइट आंसर ये हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोफिल्स, सॉरी मोनोसाइट। आइए देख लीजिए यहाँ पे फाइगोसिक सेल जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं और इसिनोफिल्स हैं। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। अब रक्त में श्वेत कणिकाओं की अधिकता को क्या कहा जाता है, यानी जिसमें रक्त में श्वेत कणिका को क्या कहा जाता है। WBC आप देखें WBC लगभग कितने तरह के आपको देखने को मिले थे, 3 तरह का मैंने बताया था, ल्यूकोसाइट्स, इसके बाद से फिर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट 3 तरह के आपको वो देखने को मिलेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि रक्त की अधिकता सबसे ज़्यादा WBC की हो जाएगी तो क्या होगा, यानी RBC कम हो जाता है तो उसको तो एनीमिया बोलते हैं, इसको हम लोग ल्यूकोमिया बोलते हैं। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ल्यूकोमिया हो जाएगा, WBC अधिक जिसमें रहेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर, मानव रक्त प्लेटलेट्स जारी करते हैं जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनने में आपको पता है कि इसमें कौन सी विटामिन लगेगी, तो विटामिन K लगेगी, और सबसे ज़्यादा वो इसमें पाया किया जाता है, थ्रोम्बिन पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा, सिंबल आप समझ लिए। आप थोड़ा सा इसको रक्त का थक्का जो बनने में मदद करता है उसको एक थ्योरी के माध्यम से आइए हम समझ लेते हैं कि थ्योरी में क्या क्या होता है, रक्त थक्का बनता है तो ब्लड क्लॉट कैसे होता है। देखिए, प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के 2 अणु प्लस मिल जाते हैं, वो क्या करते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन जो होता है उसमें थ्रोम्बिन जो चेंज होता है वो सक्रिय फाइब्रिन बनाता है, फाइब्रिन बनाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग फाइब्रिनोजिन कहते हैं। फाइब्रिनोजिन चेंज होता है फाइब्रिनोजिन मोनोमर में। आप हाथ पे सब देख सकते हैं, फिगर से मैंने बहुत अच्छा से दिखाया हुआ, ठीक है। और इसके बाद से ये फाइब्रोजिन मैनेजर जो है कैल्शियम का होता है, तंतु में बनाता है, और फिर क्रॉस लिंक फाइब्रिन होता है। थ्रोम्बिन सक्रिय फाइब्रिन बनाता है, स्थिरीकरण कारक बनाता है, तब वो रक्त का थक्का बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे चला रहता है, कुल मिला के लास्ट में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण हो जाता है और रक्त का थक्का बन जाता है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है और रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है। तो आइए देख लिए पूरा चीज़। तो इसमें राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन में जो होगा इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा, प्रोथ्रोम्बिन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब आ जाइए ब्लड ग्रुप पे हम लोग आते हैं। उस समय से हम लोग यही देख रहे थे, अब हम लोग ब्लड ग्रुप पे आएंगे। ब्लड ग्रुप को हम लोग देखेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या क्या होता है। जैसे आपको पता है कि ब्लड ग्रुप का खोज जो है किसने किया था, कार्ल लिंडस्टेन ने, इन्होंने किया था। कार्ल लिंडस्टेन ने किया था ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप को इन्होंने कितने वर्गों में बांटा था, तो ब्लड ग्रुप जो होता है, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपको 4 तरीके से देखने को मिलता है। एक तो A, B, AB और O, 4 तरह के आपको ब्लड ग्रुप देखने को मिले। कार्ल लिंडस्टेन इन्होंने क्या किया था, इसका खोज किया था। तो उसी को हम देखेंगे कि इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन ब्लड का समूह नहीं है, निम्न में से कौन ब्लड का समूह नहीं है। तो A, ये तो है, AB ये भी है, इसके अलावे O ये भी है, कौन नहीं है, तो C कहाँ पे होता है, C नहीं होता, A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। तो इसमें से 3 तो हो जाएंगे, C यही रक्त समूह नहीं है। ये भी रेलवे में पूछा है, RRB JEE में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त समूह के बारे में देख लीजिए, मैंने बता भी दिया, यही है कार्ल लिंडस्टेन। ये कब 1901 में खोज किए थे, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब, 1930 ईस्वी में मिला था। इसी के लिए इन्हें खोज किए थे। और मनुष्य के रक्त अप्रसिद्ध ए बी और O समूह में वर्गीकृत किया। कब, 1909 ईस्वी में इन्होंने बांटा था। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1901 में इन्होंने खोज किया था, ठीक है। तो यही है वैज्ञानिक।
रक्त समूह के बारे में आप जान गए। अब कह रहा है कि कौन खोज कौन किया है, ये पूछे हैं। ए, बी और ओ रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो अभी मैंने बताया कि लाया पीछे थ्योरी में कि कॉल लैंडस्टीनर ने किया। आइए अगला देखते हैं। अब इन्होंने पूछ रहा है क्वेश्चन, अगला क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी रक्त समूह के लिए एंटीजन पर मौजूद होते हैं आरबीसी, और इसमें देखिए एंटीजन किस पे तो विशेष प्रोटीन पाया जाएगा। देखिए यहाँ पे ए और बी मिलते हैं, तो ए बी रक्त समूह किस पे मिलते हैं? एंटीजन कौन हो जाएगा? ए। तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे कहाँ पे? रेड ब्लड सेल पे, आरबीसी पे ये पाए जाते हैं। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा आरबीसी हो जाएगा। आप यहाँ पे तालिका के माध्यम से देख सकते हैं, थोड़ा सा आप देखिए कि ए कब होगा? जब एंटीजन ए मिलेगा तो रक्त समूह ए मिल जाएगा। बी कब होगा? जब एंटीजन आपको बी मिलेगा। ए बी कब होगा? जब एंटीजन ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। ठीक है, दोनों साइड रहेगा, दोनों साइड से जाकर वो फंस सकता है। और ओ कब मिलेगा? जब एक ही रहेगा, एक ही साइड में जाके वो फंसेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस रक्त समूह में कोई प्रतिजन नहीं है? तो ए में, डी, ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता है। ठीक है, ए बी ओ प्रणाली रक्त समूह की विशेषता क्या है? तो आप ओ, ए बी ओ में रक्त समूह ओ की विशेषता क्या है? तो ओ क्या करता है? एक मिनट देखिए, इसको आपको पहले ये समझ लेते हैं, इसके बाद से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फादर ब्लड में क्या क्या है, क्या करता है। मदर ब्लड टाइप में ए अगर कब आएगा? जब ए और ओ रहेगा। ठीक है, बी कब आ सकता है? जब ए बी और ओ रहेगा, तो ये आने की संभावना है। और ए बी ये आपको देखने को मिलेगा। चाइल्ड में क्या क्या हो सकता है? जब इतने सारे चीज़ ए और रहेगा तो ए और ओ मिल सकता है, ए बी रहेगा तो आपको ए बी मिल सकता है। तालिका ये आप बना के इस तालिका को आप समझ सकते हैं। ठीक है, होने की संभावना जो होती है। RH फैक्टर इसके बाद बोलेंगे। आइए एक मिनट, तो इसमें जो आंसर जो होगा इसमें क्या होगा? एंटीजन ए और बी दोनों की उपस्थिति थी, ओ की उपस्थिति थी प्रतिजन, और एंटीजन ए की उपस्थिति और एंटीनन बी की उपस्थिति थी। तो दोनों, एक मिनट, ओ की उपस्थिति रहेगा तभी जाके वो क्या होगा? ओ बनेगा। ठीक है, एबीओ में ओ की उपस्थिति को वो दर्शाता है। एबीओ में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि RH फैक्टर किससे संबंधित है? RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर आपको पता है कि वो मंकी से ही खोज हुआ था। RH फैक्टर, तो RH फैक्टर का खोज जो किया गया था वो मंकी से किया गया था, बंदर से किया गया था, यही फैक्टर उसका था। देखिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं पॉजिटिव कैसे है रक्त समूह, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होते हैं। तो RH फैक्टर में ही बताया गया कि पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, क्यों होते हैं। तो RH फैक्टर में ही बताया गया कारण वही होता है। RH फैक्टर की पॉजिटिव और नेगेटिविटी पाया जाता है। ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। तो RH शब्द मूल रूप से रिसर्च फैक्टर का संक्षिप्त नाम था। रिसर्च फैक्टर जो थे एक वैज्ञानिक थे। इसकी भी खोज 1940 में लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस बीनर ने किया था। किसने किया था? एस बीनर। RH फैक्टर का खोज एस बीनर, और रक्त का खोज जो किए थे रक्त समूह का वो किए थे आपको लैंडस्टीनर। ये 1940 में दोनों आदमी मिलके इसके बारे में किए थे। जो उस समय इसे रिसस मकांग बंदर की लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाले एंटीजन को मानव में पाए जाने वाले एंटीजन के समान रूप मानते थे। बंदर में जो रक्त पाया जाता था और इसमें जो रक्त पाया जाता था उसके एंटीजन को समान रूप से माना जाता था। तो RH फैक्टर बंदर से ही लिया गया है। तो RH फैक्टर किससे लिया गया? RH फैक्टर आपको बंदर से लिया गया। तो राइट आंसर बंदर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, जिस व्यक्ति का रक्त एक अज्ञात है उसमें कौन सा रक्त चढ़ाया जाता है? जिसका कुछ भी पता नहीं रहता है उसमें कौन सा रक्त चढ़ाया जाता है? तो सर्वोदकता रक्त जो है क्या है?
सर्वदाता रक्त जो क्या है, ए बी चढ़ाया जाता है, कुछ भी पता नहीं रहता है तो ए बी चढ़ाया जाता है, ठीक है। सर्वरूप इसमें पूछा है क्वेश्चन कि सर्व सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है, सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा पाया जाता है, तो वो आपको देखने को मिलता है। पहले इसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन से दुर्लभ पाए जाते हैं। एक मिनट, सबसे दुर्लभ कौन सा पाया जाता है, तो पहले देखिए कंट्री यहाँ पे दिया गया है, एबीओ एंड ब्लड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, एबीओ ही पाया जाता है। इंडिया में 133 करोड़ ओ पाए जाते हैं, और बी प्लस जो होता है वो 12%, 21% ए बी 7.5%, और बाकी 2%। रेयर गैस में ये ए बी माइनस नेगेटिव वाला जो है पाया जाता है। मोस्ट सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है 777 करोड़ वर्ल्ड में, वो प्लस ही पाया जाता है। तो उसने पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो आप देख सकते हैं ए बी निगेटिव वर्ल्ड में कौन सा है, ए बी निगेटिव आपको देखने को सबसे दुर्लभ जो होगा वो ए बी निगेटिव ही आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आप समझ गए, आप इसको समझ लीजिएगा। लास्ट ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आप देखिए, एक मिनट, कह रहा है कि माँ और भ्रूण के रक्त आरएच समूह में निम्न से कौन सा संयोजन भ्रूण के लिए घातक हो सकता है, तो कौन सा घातक हो सकता है, आर एच फीटस, आर एच प्लस, आर एच माइनस और आर एच माइनस प्लस। मदर के लिए कौन सा घातक हो सकता है, तो आर एच तो रहना ही चाहिए प्लस में, और आर एच माइनस, तो प्लस माइनस अगर प्लस प्लस होता है तो दिक्कत हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। आप देखिए, अगर हम रक्त को बांट रहे हैं श्वेत रक्त, तो उसका आपको 2 सेमी में बांटा गया, सीबीसी को, डब्ल्यूबीसी को ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। सबसे छोटा सबसे ये लिम्फोसाइट मोनोसाइट होता है, पहले न्यूट्रोफिल्स होगा, फिर इस्नोफिल्स होगा, फिर बेसोफिल्स होगा, इसके बाद लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट होगा। ये आप साइज में देख सकते हैं। 35 में आप देख सकते हैं, 35 का क्वेश्चन है। 35 कह रहा है कि किसी पिता का रक्त समूह ए और माँ का रक्त समूह बी है, तो उनके बच्चों का संभावित रक्त समूह क्या है। तो आप देख सकते हैं कि क्या पूछा है, ए और रक्त समूह बी है, तो क्या मिलने की संभावना है, तो ए बी और ओ मिलने की संभावना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि कौन कौन मिलेगा। ए है एंटीजन और बी है, तो क्या मिलेगा, ए बी बनेगा, ए बी बन सकता है, ओ बन सकता है, तो राइट आंसर ये आ जाएगा। फादर ये है, मदर ये है, इसको मैंने दिखा दिया, इस डायग्राम को आप समझ लेंगे। तो क्वेश्चन लास्ट हो गया। इस पॉइंट को देखिए, एक क्वेश्चन आपको गलत हो गया है। आज हुआ क्या है, एक क्वेश्चन आपको गलत हो गया है, तो उसको थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि टिक गलत हो चुका है उसमें, उस क्वेश्चन में टिक गलत हो गया है। उसके लिए वेरी वेरी सॉरी मैं बता दे रहा हूँ। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना था, कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था, तो उसको मैं क्लियर कर दूँ।
यहीं पे क्वेश्चन होना चाहिए आपको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि राइट आंसर कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है। सबसे आकार के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सबसे 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 छोटा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स होता है, स्नोफिल्स होता है, उसके बाद से न्यूट्रोफिल्स होता है, फिर बेसोफिल्स होता है बड़ा, ठीक है। उसके बाद से मोनोसाइट होता है, उसके बाद से लिम्फोसाइट होता है। तो राइट आंसर हमारा ई होगा। हमने टिक किया कर दिया था, सी किया था, तो सी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन तो बहुत पसंद पड़ा होगा, और लगभग मैंने 35 क्वेश्चन लेके आया था जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और प्रीवियस ईयर में 2018 से लेकर 2024 तक आए थे। एक और सेपरेट वीडियो इसका जब बनेगा, एक और इसका सेपरेट वीडियो आपको बनेगा जो लगभग आपको 2024 और 25 के एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं, जो एलपी और रेलवे ग्रुप डी में जो पूछे गया है, उसका PYQ मैं लेके आऊँगा एक वीडियो में, उसके क्वेश्चन रहेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन PYQ सीरीज स्टार्ट में करूँगा, बहुत जल्द करने वाला हूँ, तो उसमें आपको वो देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक एक्सरेशन है, तो चैनल पे जुड़ना ना भूले और उसको याद रखें, एक्सरेशन, उत्सर्जन, और कुछ ही चैप्टर और बचेंगे, नर्वस टिश्यू, उसके बाद से क्लासिफिकेशन, कुछ ही चैप्टर और बचे हुए हैं जिसको हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। टिश्यू बचा है, सेल बचा है, तो हम लोग पहले यही लाइन बाई लाइन पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग एक्सरेशन की वीडियो को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।